की, और आप तो वैसे इमरजेंसी में काफ़ी महीने कारागार में भी रहे हैं, देखा जाए तो आपका वो भी एक अनुभव रहा है। लेकिन आज के इस दम घोंटू माहौल के अंदर, जहां व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हों, जहां किसी ब्यूरोक्रेट को उठकर कुछ कहने का साहस ना हो, जहां न्यायपालिका ने घुटने टेक दिए हों, मैं ये बहुत सोच समझकर सम्मान के साथ ये शब्द यूज कर रहा हूं, जहां न्यायपालिका ने घुटने टेक दिए हों, वहां कोई उम्मीद की किरण बचती है क्या? अगर है तो वो क्या है? ओम सैनी जी। देखिए देखिए जनमानस अब खड़ा हो रहा है, और इस खड़े होने को पहचानने की जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने की है, और ये जो अयोध्या का सवाल जिस तरीके से रचा है इस वक्त, क्योंकि हमारे आस्था की उस पर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। हमारे यहाँ आस्थाओं के सवालों को लेकर के कभी इस तरीके के आंदोलन नहीं हुए, लेकिन जनसंघ दल ऐसा रहा जिसने आस्था के सवालों को लगातार जीवित करने की चेष्टा की, और उसमें जो मध्यम मार्गी थी वो भी कहीं कहीं सहयोग करते रहे, और उसी का नतीजा रहा है कि 62 सीटें जीतने वाला जनसंघ सन 67 के अंदर कैसे 99 तक पहुंचा, और कैसे एक जनता पार्टी के रूप में तब्दील हुआ, और जनता पार्टी के रूप में तब्दील होने के बाद में कैसे दो तरफा सदस्यता, जिसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर के जनता पार्टी का बिखराव हुआ, उसके साथ में पहचाना है सबने। और ये इन बातों से उकता करके ही मेरा ख्याल है कि जो लिबरल्स थे भारतीय जनता पार्टी में, अटल बिहारी वाजपेयी या दूसरे लोग, अडवाणी जी भी एक वक्त में लिबरल कह रहे थे आज के मुकाबले में, तो उस वक्त जिस तरह का दृश्य बना, तो उन्होंने कहा कि एक नई पार्टी का गठन करना पड़ेगा जिसमें ये ना हो कि हम कहीं के सदस्य रहें या न रहें। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ, तो उस वक्त की बात, आपके बम्बई शहर में ही अधिवेशन हुआ था, और उसमें अब्दुल करीम छागला साहब सदारत कर रहे थे, और उन्होंने कहा था सारी बातें सुनने के बाद में, मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद में, कि मुझे लगता है कि अब एक मध्यम मार्गी दल पैदा हो रहा है जो कांग्रेस का जवाब होगा, क्योंकि उनका सोचना भी था कि कांग्रेस में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं, उसमें जो एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड इंडिविजुअल्स में क्रिएट होता जा रहा है, उसको जवाब देने की जरूरत है। एलिगेशन तो दूसरी पार्टियां तो लगाती थी कि परिवार का शासन आ रहा, लेकिन ये कि इंडिविजुअल्स में जिस तरीके से एक एटीट्यूड बन रहा था, उसको लेके उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि दूसरा दल जो मध्यम मार्गी है उभर रहा है। और वो, लेकिन जैसे ही वो चुनाव के मैदान में गए, वो उभरता हुआ दल, तो सब दो रह गए। यानी लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ बहरूपीय नहीं चाहिए, हमें यहाँ तो जो रूप है वही लेके आइए, और अपनी बात कहिए तो आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने बहरूपियापन दिखाया, तो आपकी हालत कमलनाथ जी जैसी हो जाएगी जो आज हम देख रहे हैं। ये वही है। तो दो रह गए टोटल मिलाकर के। लेकिन फिर से जब चीजों को गूंथ करके और अपने आप को आगे लेके बढ़ने लगे, तो देखिए आप कि धीरे धीरे क्या हुआ है और कहाँ तक पहुंचे हैं, और सब कुछ बदल के सारा सिलसिला बनता है। ये अलग बात है कि वही लोग आज परामर्शदाता मंडल में बैठे हैं, उनकी आवाज खामोश है, जो ये सब चाहते थे। और जो 2014 से के साथ में, जो 2002 से देखिए आप, गुजरात का एक मॉडल, जिसे कि वो विकास का एक नया मॉडल कहते थे, जिसमें खून खराबे को कोई खास महत्व नहीं दिया गया। बहुत सारे दृश्य हैं, उनकी चर्चा करने का कोई अर्थ भी नहीं है। और राजधर्म सिखाने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन वो राजधर्म भी नहीं सिखा सके, और उन्होंने महसूस किया। और उनको तो खैर वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको ये दुख रहा होगा कि मैंने ये क्या 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 बना दिया है सब कुछ ना। और उसी को हम आज देख रहे हैं कि वही सारा सिलसिला सामने आ रहा है, जो एक इनका भारतीय जनता पार्टी का जो एक शासन प्रशासन होता है, उसमें प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी, संगठन मंत्री, आरएसएस के, उसके सबके मिलाकर के जो होते हैं, आज कहीं नजर नहीं आते। सिर्फ दो नाम नजर आते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन धीरे धीरे इन सारी बातों के बावजूद, जिस तरीके से महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार और अपोजिशन का एकजुट होना, वो इतना ज्यादा घनीभूत हो रहा है कि ये
आतंकित हो रहे हैं, किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकते और खुद ही सारा सारा दाव अपने अपने अर्थ पर, अपने लेवल पर चला रहे हैं। यही नतीजा जी। है कि जो आज आप बोल रहे हैं कि हार का खौफ, मैं कह रहा हूं कि हाँ, लोगों के जागने का वक्त आ गया। ऐसा लगता है कि बेरोजगारी जगाएगी, महंगाई जगाएगी, तकलीफें जगाएगी। कोविड भले ही से भूल जाएं लोग, नोटबंदी भले ही से भूल जाएं, लेकिन बेरोजगारी और भूख को, जब तक 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद में आप बातें बोल रहे हैं। हालांकि अभी जो चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, उसमें राजस्थान से, चूंकि मैं हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहली बार कहा कि जो कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, ये याचना, मतलब कोई मेहरबानी नहीं है, ये आपका हक है। कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा भी पहली बार हुई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जिस तरीके से एक वेलफेयर स्टेट बनाने का सिलसिला होता है, वो बनना चाहिए, और उसमें मालिक होता है जनता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, उस गुजरात में तो प्रजा कहा जाता है, जनता नहीं कहते। तो राजा और प्रजा वाला सिलसिला, और उधर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री का जो इलाका है, वहां पर प्रजा कहलाती है कि प्रजा याचना करती है। जनता याचना ही नहीं करती, जनता तो आपको मत देती है और उसके बाद में अपने हक की मांग करती है। तो हक का सिलसिला, तो वो सब ऐसे दृश्य बने हुए हैं कि अब मुझे नहीं लगता है कि ये सब रुकेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और गोदी मीडिया छोड़ दीजिए आप, ये जिस तरह से ऐसा दिखाते हैं, दिखाते भी ऐसा है कि भयावह लगता है, यानी पता नहीं होते 5 और लगते 50 है। बात कुछ होती है और बात कुछ दिखाई देती है। तो ऐसा ही सब चल रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से राजनीति, अब देखिए राजनीति में गठबंधन आप बना करके आप जब चलते हैं, तो मुझे तो एक फिलोसोफर या एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जॉर्जी डोमित्रो, उन्होंने क्योंकि जब आप फासिज्म कहते हैं, तो फिर फासिज्म से निपटने का रास्ता आपको आना चाहिए। और एक ही अनुभव है हमारे पास में, जॉर्जी डोमित्रो, जिसने हिटलर या मुसोलिनी से मुकाबला करने का रास्ता दिखाया था। तो हमारे यहाँ संकेत हैं, वैसे वैसे लोग नहीं है, क्योंकि ये किसी भी हालत में ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी जिम्मेवारियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें और आगे बढ़ते चले जाएं। अगर ऐसा जी। होता तो खौफ नहीं होता चेहरे पे। खौफ जो नजर आता है वो इसलिए नजर आता है कि जनता जाग रही है, जनता सवाल करेगी, जनता को जवाब देने पड़ेंगे। जी।